हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 और 5 अक्टूबर को हमारा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है और हमें ये भी पता है कि उसमें एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास मार्जिन नहीं होता है। तो अभी जो टू डू लिस्ट है वो मैंने मॉडिफाई कर दी है, उसे मैं कुछ भी नहीं करती। दिन भर में जितने हो सके मैं मॉक लगाती हूँ। मतलब कि अगर आपके बेसिक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कंप्लीट है तो, अगर नहीं है कंप्लीट तो फिर जो भी टॉपिक वीक हैं उसको टॉपिक वाइज उठाकर आपको उस पर मतलब और नहीं तो कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी स्पीड आएगी। क्योंकि वहाँ पे हम ना या तो क्वेश्चन को स्किप कर दो, यहाँ पे ना चांस नहीं ले सकते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसके बाद अगर वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करने का इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। बिकॉज हमें पता है कि कुछ स्टेट्स में इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 84-85 जाती है आउट ऑफ 100। तो वहाँ पर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता। क्योंकि इंग्लिश में हम ना जब अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि 100% एक्यूरेसी है, बट नहीं करते। हमारे 5 6 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे जो मार्क्स है ना वो 84 85 तक ही आ जाते हैं कट कटा के। इसलिए मैं अभी भी यही बोलूँगी कि जो भी नए हैं इस फील्ड में, जिनको नॉलेज नहीं है, अगर आपका एक बार फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है तो बस अभी मॉक ही लगाने हैं। और अगर कोई सा भी टॉपिक जैसे कि कमज़ोर है तो मेंसुरेशन वगैरह अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को टच नहीं करना है। और अगर ओनली प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो हम आने वाले ये 3 4 दिन और बचे हैं उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे कि फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह है इंग्लिश में, तो अभी रिसेंटली वरुण चित्रा सर ने इंग्लिश की क्लास ली है, वो बहुत बहुत ही अच्छा समझाते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट करना। तो जैसे कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से हम 2 या 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हो एक बार क्लास। क्वांट में प्रोबेबिलिटी या मेंसुरेशन का कोई भी सवाल आता है, अगर प्रैक्टिस कर रखी है हमने तो ही हम उसे टच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि इन सब चीज टॉपिक से हम यूज टू नहीं होते हैं, हम बहुत पहले मतलब कि पढ़ के निकल चुके होते हैं इनको। बस इतना ही था। उसके बाद रीजनिंग तो सबको इतनी आती है। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि एक दिन मैं गाइडली के मॉक लगाऊंगी और एक दिन मैं लगाऊंगी स्मार्ट कीड़ा के। कल मैंने गाइडली के मॉक लगाए थे जिसके स्कोर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, और आज मैं आपको स्मार्ट कीड़ा के मॉक के मार्क्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप लाइन से देख सकते हो 1 2 3 3 मॉक लगाए हैं मैंने बैक टू बैक। बिकॉज यहाँ पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं स्पीड के साथ, यहाँ स्पीड ज़रूरी है। एक बार आपको एक टॉपिक नहीं आता है, मान लीजिए मेंसुरेशन नहीं आता है और उसका क्वेश्चन आया है, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे उसको स्किप कर दीजिए। बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वो थोड़ा बहुत आता है, अगर आपको वो 50% भी आता है तो आप उसको अटेम्प्ट मतलब उस पर रिस्क ले ही नहीं सकते। ठीक है। फर्स्ट मॉक में आप देखिए 78 मार्क्स हैं, सेकंड में 74 और थर्ड में 64। अब मैं आपको मैं मेरे मार्क्स बताती हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी बताती हूँ और परसेंटाइल भी बताती हूँ। ठीक है, चलिए। ये मेरे फर्स्ट मॉक के मार्क्स है, जिसमें आप देख सकते हैं 78 मार्क्स में मेरा 99 परसेंटाइल आया है। और इसमें जो मार्क्स सॉरी एक्यूरेसी आप देख सकते हो 96% है। इसमें आप देख सकते हो रीजनिंग में मार्क्स 33 हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। और इंग्लिश में 16 मार्क्स है मेरे, ओनली 2 ही रॉन्ग हुए क्योंकि मुझे 19 क्वेश्चन ही आए थे जो मैं कर सकती थी। और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने कितना रिस्क लिया था। और क्वांट में मेरे मार्क्स आप देख सकते हो। अब मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलती हूँ और उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में मैंने रिस्क कितना लिया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग ओपन होती है, रीजनिंग में सारे कर दिए थे। और क्वेश्चन वहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन डुएबल ही आएंगे, बस हमें स्टक नहीं होना है कहीं पे भी और पैनिक भी नहीं होना है। ये एक था जिससे मैं कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। एंड देन ये वाला जो मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, और अच्छा वो मैंने आज भी नहीं किया, बिकॉज मुझे ना नॉइज और वंस 2 ही वर्ड बन रहे थे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें ये कोई वर्ड है जो मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा और एक सॉन्ग कट के 2 वर्ड बनेंगे। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में मुझे इतने सारे क्वेश्चन में मैं श्योर ही नहीं थी, ना ही मुझे ये आया, मुझे एरर का क्वेश्चन आया ही नहीं जिससे मैं श्योर हूँ। उसके बाद देखिए मुझे ये पता नहीं अजीब से सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब वो क्या भी ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पढ़ी हो। इसकी वो क्या भी मुझे ऐसा लगा जैसे कि पहली बार पढ़ी हो मैंने। एंड देन ये वाला था, मुझे इसमें कन्फ्यूज होना हो रहा था, एक स्ट्रीम्ड में कन्फ्यूज हो रहा था, एक फ्लू में कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैंने इसको, हालांकि मुझे पता था कि इसमें ठीक है, पर मैंने 50-50 पे चांस नहीं लिया। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने कम मार्क्स पर भी अच्छा स्कोर हो जाता है अगर हम एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो, है ना। ठीक है। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेज रिप्लेसमेंट के बाद मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मैं इसमें स्टक हुई थी, इसलिए वरुण चित्रा सर ने रिसेंटली अभी 1 या 2 दिन पहले ही एक मैराथन टाइप की ली है फ्रेज रिप्लेसमेंट की, तो आज मैं उसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ, जिससे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा ही सही। ठीक है। वर्ड यूज में अगर आप 100% श्योर हो तो ही हम अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो सही जाने ही थे। आप देखिए मैंने रिस्क ये लिया था पैराजम्बल का, हालांकि मैं श्योर थी इसमें 90% कि मेरा ये सही है, क्योंकि इसको पढ़कर पता चल गया था कि इसके बाद क्या आएगा किसके बाद क्या आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके
ये मेरा इंग्लिश का सेक्शन हुआ है। एंड पे क्वांट पे चलती हूँ। अब क्वांट पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि ये नहीं आ रहा था, बट देखिए हम ना अच्छे से जो सब्जेक्ट हमारी स्ट्रेंथ है, हमें चीज़ें आती हैं ना, तब भी ऐसा नहीं है कि हमें ना उसको अटेम्प्ट शुरू में ही करना है, नहीं करना है। क्योंकि ये क्लर्क का एग्जाम है, इसमें ना बहुत सारे आपको 70% क्वेश्चन बिल्कुल ईजी ही मिलेंगे, तो हमें पहले उनको ही अटेम्प्ट करना है। और जो बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम टेकिंग हो सकता है ना, उसे उस टाइम के लिए स्किप करना है, और जब टाइम बचेगा ना उस टाइम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चाहे वो टॉपिक हमारी स्ट्रेंथ क्यों ना हो। अभी देखिए SICI स्ट्रेंथ होती है हर बच्चे की, बट फिर भी मैंने इसी को स्किप किया था। एक ही मेरा रॉन्ग हो गया था। ये रॉन्ग मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था। जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मुझे लगा 50% के आसपास है, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 51% आ जाएगा। इससे एक बात पता चलती है कि कैलकुलेशन अगर ऑप्शन एकदम पास पास हों तो हमको 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, पर कैलकुलेशन पूरी करनी है। उसके बाद देखिए, ये मैंने स्किप नहीं किया था, आप इसकी लैंग्वेज पढ़िए। मैंने इसको सॉल्व किया था, 2-2 बार सॉल्व किया था, क्योंकि मेरे पास अब टाइम बच रहा था। तो ये 90 सेकंड जो दे रखा है ना, इन्होंने बी का जो दे रखा है, ये बी का नहीं है एक्चुअली में, इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ये दोनों का था 90 सेकंड में पार करने का, तो 12 सेकंड मेरा आंसर आ रहा था, बट ठीक है मैंने इसको स्किप करा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी नेगेटिव लगे। एंड एक ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर के मॉक पे। ये मेरा सेकंड मॉक है, जिसमें भी आप मेरी रैंक देख सकते हो, अच्छी खासी रैंक आई है, और परसेंटाइल भी आप देख सकते हो। हालांकि मेरे फर्स्ट मॉक से इसमें मार्क्स कम आए थे, है ना। अब इसमें मैं आपको लेके चलती हूँ सब्जेक्ट वाइज में कितने मार्क्स आए। सब्जेक्ट वाइज देखिए, रीजनिंग में ठीक मार्क्स थे, क्वांट में भी ठीक मार्क्स थे, बट यहाँ इंग्लिश में मेरे मार्क्स बिगड़ गए हैं। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। सॉल्यूशन पे चलते हैं अब हम। सॉल्यूशन ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या स्किप किया है, ओनली एक क्वेश्चन स्किप किया है, जैसे मैं हमेशा स्किप करती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में रॉन्ग क्या हुआ है। एक तो ये क्लोज टेस्ट है, जिसमें भी क्लोज टेस्ट की मैं क्लास वरुण चित्र सर से वापस करने वाली हूँ। एरर है, जो कि मेरे पास टाइम होता है तभी अटैम्प्ट करती हूँ, और 100% श्योर हूँ जो नहीं करती फिर मैं। उसके बाद एक ये, इसमें ना मतलब देखिए आप, एम्बुलेंस की स्पेलिंग इतनी ईजी है, लेकिन वहाँ पर ना टाइमर जब चलता है ना, तो वो मैं मतलब क्लिक ही नहीं कर पाई कि ये रॉन्ग स्पेलिंग है। एंड देन ये वाला, और फिर आपको मैं लेके चलती हूँ यहाँ पे। देखिए बैक टू बैक ये रॉन्ग हुआ है लैंग्वेज की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। एंड ये पैराजम्बल जो मुझे समझ में नहीं आया था, मतलब आ रहा था, बट एक आध क्वेश्चन जो ऑप्शन है ना, उसमें मैं बार बार कन्फ्यूज, मैंने पेयर बना लिए थे, बट मैं उनको सेट नहीं कर पा रही थी। तो कोई मतलब नहीं है हमारे नेगेटिव लगवाने से। आगे चलिए, आगे आपको बताती हूँ मैं क्वांट में ये बहुत लंबा क्वेश्चन होने के साथ साथ ना, इसमें थोड़ी सी ठीक है, इसको अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप इसको स्टॉप करके क्वेश्चन करने की जरूर करना क्वेश्चन, इससे पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, क्योंकि बहुत लंबा था ये। इसकी वजह देखो, जब डायरेक्ट डाटा दे रखा है ना DI में, और क्वेश्चन अगर इतना लेंदी हो, तो उस टाइम के लिए उसे स्किप कर दीजिए। अगर DI आपने डिकोड किया, उसमें टाइम लगाया, तो फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद ये है ना, ये वाला क्वेश्चन करने लायक था, लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो ही करो, अदरवाइज लेफ्ट, ठीक है। एंड देन ये। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर के मॉक पर। ये मेरा थर्ड नंबर का मौका है, और आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। कट ऑफ इसमें 63 के आसपास गई है, मेरे 64 मार्क्स हैं। उसके बाद भी आप परसेंटाइल देखिए 97 को टच कर रहा है, और आप रैंक भी देख सकते हैं। इसमें ना देखो, मैं लास्ट टाइम तक पैनिक नहीं हुई थी, क्योंकि बीच में इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था। रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी गई थी, और हाँ हो सकता है हमारे साथ एग्जाम में भी ऐसा ही हो कि हम मतलब कि इंग्लिश बीच में आएगी तो हम पैनिक हो जाए कि यार इंग्लिश में मज़ा नहीं आया, या फिर इतना अच्छा फ्लो बन रहा था बिगड़ गया। उस टाइम पैनिक नहीं होना है। देखिए, क्योंकि अगर हमको कन्फ्यूजिंग लग रही है ना, तो हमारे जैसे ही बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है सबके लिए कन्फ्यूजन हो रहा हो। एंड देन मैंने बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं आने दिया माइंड में मेरे कि मेरे मार्क्स इसमें कम आए हैं, मैं इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं क्वांट पे स्विच किया, और मैंने क्वांट में मेरा 100% दिया, और वहाँ पे भी आप देख सकते हो परसेंटाइल बहुत अच्छा आया है। उसके बाद मैं आपको इसमें सॉल्यूशन पे लेके चलती हूँ। देखिए सॉल्यूशन में देखो, रीजनिंग में मेरा एक रॉन्ग हो गया था। कैसे हुआ रॉन्ग वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश में आप देखिए, इंग्लिश में मैंने क्या मतलब देखो, मतलब ये सब मैं पैराजम्बल बनाने लगी थी ये वाला, और मुझे ये अच्छे से पता था कि ये हो जाएगा। उस चक्कर में मैंने उस पर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया, और एट द एंड वही हुआ। 2-2 के पेयर बन गए, पर उन पेयर को मैं सेट ही नहीं कर पाई। मेरा कोई सा भी मतलब मैं लिंक नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये NPCI वाला जो ऑप्शन है ना, मुझे बार बार कन्फ्यूज़ किया जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ, RC कर लेती हूँ, और मेरे पास 7 ही मिनट बचे थे फिर RC को करने के लिए। उसके बाद ये देखो, लास्ट के ऑप्शन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाई मैं। चलो कोई ना, फिर मैंने क्वांट को अटैम्प्ट किया, और क्वांट में मेरे ये वाला मैंने अटैम्प्ट तो किया था, बट मुझसे नहीं बन पाया था। इसको मैं एनालिसिस में सॉल्व करूँगी, और ये 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए थे।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और आप बिगनर हैं और आपका तैयारी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। थैंक यू। मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस करना। मार्क्स चाहे हमारे कितने भी आए, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं उनको एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है। और उससे भी ज़रूरी होता है जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं उनको मतलब कि इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है हमको कि वापस अगर उस टाइप का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारा आता है तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन रॉन्ग वही होते हैं जिनको हम अटेम्प्ट भी करते हैं, जो हमें आते भी हैं, बस प्रॉपर जो नॉलेज होती है वो नहीं होने के कारण हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और उन्हीं की वजह से हमारे मतलब नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हम स्किप करते हैं ना उनकी वजह से हमारे नंबर्स जो होते हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और आप बिगनर्स हो और आपकी तैयारी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।